अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीन। भली करे आया जी आया नू वशअत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग जनाब। बड़ी अच्छी सुबह है इसलिए क्योंकि आज बड़ी मज़ेदार सी खबरें हैं और सबसे अच्छी जो खबर मुझे लग रही है ना, आज हम आपको देने वाले वो मौसम के हवाले से खबर है। लेकिन जब मौसम अच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी भी कभी कभी पी लेते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा अपना वेट का इशू होता है। लेकिन ये फैसल तुम्हारे कप में कॉफ़ी है, चाय नहीं है। कॉफ़ी के बारे में बात नहीं करी, चाय पीने वालों को कह रही हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, लाइक अगर आप दिन में 5 कप पीते तो 1 कप कम कर दें, 4 कप पी लें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने साल भर में 83 अरब रुपए की चाय पी ली है। तो प्लीज़ खर्चा कम करें, मुल्क की मईशत को मजबूत बनाएं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कि ये कौन कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1 कप कम कर देने से मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? 1 कप चाय की कीमत तुम क्या जानो। हाँ, लेकिन अगर चाय नहीं पिए तो क्या करें, पकौड़े खाएं। क्यों? क्योंकि आज रात से होगी प्री मूनसून बारिशें। महकमा मौसमियात ने कर दी है पेशगोई। तो मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चोलिस्तान में भी अपनी रहमत बरसेगा। लेकिन कराची वालों फिलहाल कोई चांस नहीं है। अच्छा, जब मुझे भी ये पता चला था ना कि बारिश होने लगी तो मैंने फैसला किया आज बारिश होगी, लेकिन कराची में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें अभी भी गर्मी के शिद्दत को बर्दाश्त करना होगा और जब होगी बारिश, क्योंकि मैंने ये सुना था कि आफ्टर 15 शायद जो है वो देखिए, बारिश हो या बारिश ना हो, गर्मी हो या ना हो, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी मौसम शहर के लिए, शहर वालों के लिए अज़ाबे जान, वबाले जान बन जाता है। बना दिया जाता है क्योंकि बारिश नहीं होगी तो गर्मी होगी, गर्मी के लिए बिजली नहीं है, बारिश होगी तो पानी आएगा, ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी वाला फार्मूला आप सबको पता है। हल्का NH 240 की हम बात करें, ज़िमनी इंतखाब है, वहाँ पे सूरत हाल क्या है, लोग क्या कहते हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे, आगे चल के आपको खुद देखना होगा। चलें जी, देखो मेरा हुनर। मैंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। पहाड़ों का बादशाह, पहाड़ों के दामन में सो गया। ये कौन था, कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए, आगे चल के ये भी आपको बताएंगे। एक और बड़ा अहम मामला, मिलावटशुदा दूध बच्चों की सेहत तबाह करने लगा। फैसलाबाद में अस्पताल बच्चों से भर चुके हैं। मासूम फूल कहीं मुरझा ना जाएं, खुदारा कुछ कीजिए। शो में आज इस इशू पर हम आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा जी, दिखाता रहा, घुमाता रहा, उसे जाना था वो चला गया। कई साल तक जो छुपा रहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स अब हम में नहीं रहे। जी, गूगल क्रोम का फोन आया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हम में नहीं रहे हैं। अच्छा, फाइनली मैं ये नो, अब हमने कितनी ही रिसर्च की है इस सर्च इंजन पे, लेकिन फाइनली अब इंटरनेट एक्सप्लोरर और हमारा साथ टूट चुका है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए खबर यह है कि सऊदी अरब ने कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। अब बंद मकामात पर मास्क पहनना लाजमी नहीं है, ना ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। लेकिन जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके लिए खबर यह है कि भाई जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ के प्लान के मुताबिक, वहाँ के SOPs के मुताबिक आपको वहाँ पर रहना है। ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान है तो पाबंदी नहीं है, तो जो मर्जी आप करते फिरें, पाबंदी नहीं है। बट अगेन आपको वहाँ के SOPs फॉलो करना है। हमारा खित्ता ना बड़ा दिलचस्प है। अब वो हो कि पड़ोसी मुल्क को वहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। जी, बाइक का चालान किया गया और जब किया गया तो ऐसा हुआ कि भारत में महकमा बिजली के मुलाजमीन ने पुलिस स्टेशन की लाइट जो है ना वो काट दी। क्यों किया जा और करें चला। अच्छा जी, आज हम अपने प्रोग्राम में जानवरों पर किए जाने वाले जुल्म की बात करेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शायद बहैसियत इंसान ये समझते हैं कि जानवरों पे जुल्म करना हमारा हक है। तो भैया ये आपका हक नहीं है, या आप उनके साथ ज़्यादती करते हैं। जानवर बेजुबां हैं, उनकी ज़ुबान को समझने की कोशिश करें। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मुल्क की सियासत पर भी होगी बात, सिंध के बजट का भी जिक्र होगा। पंजाब का बजट दूसरे रोज़ भी पेश नहीं किया जा सका। खैर, ये तो बातें होती रही, लेकिन सबसे पहले सुबह है तो चाय है। चाय सुबह होते साथ हम सब कहते हैं कि जी चाय चाहिए, लेकिन जब चाय नहीं होती तो फिर हमारा थोड़ा सा मीटर भी आउट हो जाता है। तो जनाब, चाय जो है वो हमें कम करनी पड़ेगी। चलें जी, पिछली हुकूमत के वज़रा अवाम को 2 के बजाय 1 रोटी पर गुजारे का मशवरा देते थे। मौजूदा हुकूमत के वजीर जो है एहसान इकबाल अवाम के लिए 2 के बजाय 1 कप चाय पीने की तजवीज़ सामने लेकर आए हैं। मतलब गरीब से उसकी आखिरी खुशी भी छीन ली। ये गरीब की कैपुचिनो है, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा क्या, पहले ये सुन लीजिए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की 1-1 प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। जे जाए जब तक के
हम अपनी चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते। हमारा फ़र्ज़ है कि वो सारी आइटम्स के जिस पे हमें अपना कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, जब तक हम इस बहरान से नहीं निकलते, पूरी कौम को इस मिशन के अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये कौम से एक दर्दमंदाना अपील की है कि इस मुश्किल घड़ी में कि जब मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, अवाम क्या कर सकती है? अवाम चाय की एक प्याली कम कर सकती है। अच्छा फैसल, देखिए जब हम जो है वो अपने मुल्क में अगर इसकी पैदावार को देखें तो ये बड़ा इजीली हो सकती है। जी बिल्कुल, अरे बहुत काश्त होती है भाई, है ना। उसके बावजूद आप अगर ये कहें कि आप खुद कफील अभी तक नहीं है, तो आई थिंक ये बड़ी अलार्मिंग और खुद कफील हो या ना हो, जो लोग है ना वो इस वक्त खूब सोशल मीडिया पे भी लगते हैं। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल ना इस्तेमाल करें, वो भी कम कर दें, घर में लेकर आए, बिजली भी कम कर दें। क्या करें? 4 भाई हैं तो मिलके एक रोटी खा लें। हाँ, एक मतलब उसके 4 पीस करें और भाईचारे के साथ। लेकिन अगेन वही चलेंगे तो अब देखिए, अब एक रोटी है ना, अब महंग एक रोटी है, उसके 4 पीस कर दिए, खाली तो नहीं खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे, तो क्या करें? चाय की प्याली के 4 हिस्से कैसे करें? ये मुझे बताएं। ये वैसे बड़ा मुश्किल सवाल है। चलें जी, अब इसका सवाल भी अब जो जवाब है वो हमें यकीनन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा कि ये चाय की एक प्याली के 4 हिस्से कैसे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर की जिद के बायस सालाना बजट दूसरे दिन भी पेश नहीं हो सका। पंजाब का डेडलॉक के बाद गवर्नर ने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आज 2 बजे ऐवान इकबाल में नया सेशन बुला लिया। बजट भी पेश किया जाएगा। परवेज इलाही ऐसे में अड़ गए हैं। असेंबली में जारी इजलास को आज 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। अब पंजाब असेंबली के आज 2 अलग अलग इजलास होंगे, एक ऐवान इकबाल में और दूसरा पंजाब असेंबली में। क्या परवेज इलाही की अना परस्ती पंजाब के 12 करोड़ आवाम के हुकूक से ज्यादा अहम है? सूबे का बजट 13 जून को पेश होना था, लेकिन पहले स्पीकर असेंबली रुकावट बने रहे और फिर इजलास को 14 जून बरोज मंगल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मंगल को मुकर्ररा वक्त पर हुकूमत और अपोजिशन बेंचों पर अरकान असेंबली आकर बैठ गए, लेकिन स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ऐवान से गैर हाजिर रहे और इजलास को शुरू ही नहीं होने दिया। 8 या 9 घंटे के बाद अरकान असेंबली का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सूरत हाल पर सूबाई काबीना का हंगामी इजलास तलब किया गया। पंजाब के बजट को किस तरह पेश किया जाए, इस पर गौर व खौस के बाद गवर्नर पंजाब की एंट्री हुई। उन्होंने अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल कर लिया। गवर्नर पंजाब ने असेंबली का जारी सेशन बर्खास्त करने का हुक्म दिया और आज दिन 2 बजे ऐवान इकबाल में नया सेशन तलब कर लिया, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब का हुक्म सामने आते ही स्पीकर परवेज इलाही असेंबली में पहुंच गए। जिस सेशन को गवर्नर पंजाब बर्खास्त कर चुके थे उसे ही शुरू करवाते हुए उवैस लगारी को बजट पेश करने का कहा, लेकिन उवैस लगारी ने गवर्नर पंजाब के हुक्म का हवाला देते हुए बजट पेश करने से इनकार कर दिया। कभी 5 अरब रुपए लेकर 45 अरब का फायदा, अरबों की जमीन, कभी हीरे की अंगूठी, कभी एनआरओ की दरख्वास्त। इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून से मुतालिक कहानियां बहुत ज्यादा अब सामने आने लगी। जी हाँ, और ऐसी ऐसी दास्तानें हैं जो अब हमारे सामने आती जा रही हैं। हैरान कुन है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से जुड़ी ये दास्तानें। तो डिफरेंट ये स्टोरीज जब हम सुनते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि ये जो आ रही हैं ये कहानियां, इसकी तफसील से हम बात करेंगे, हाँ। लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हाजिर होता हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कभी 5 अरब रुपए से लेकर 45 अरब का फायदा, अरबों रुपए की जमीन, कभी हीरे की अंगूठी, कभी एनआरओ की दरख्वास्त। तो इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून से मुतालिक बहुत सारी कहानियां जो कि एक के बाद एक करके सामने आ रही हैं, जरा दिखाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज से जुड़ी दास्तान की मजीद कड़ियां सामने आने लगी। वफाकी वज़रा ने तफसीलात कौम के सामने रख दी। बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीकाकार बनाया कि किस तरह से हमने उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हजम करना है। बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया, 458 कैनाल ये जगह है, अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफर की है। इससे पहले 5 कैरात हीरे की अंगूठी की फरमाइश भी सामने आई थी। मैं पूछे मैं आपको 5 मंगवा ला, कह दिया हाँ 5 कैरेट ठीक है, 3 है।
पे। कहते ये तो आम पहनते हैं, ये नहीं, वापस लो, उनको सही चीज दो। मुबैना ऑडियो लीक में प्रॉपर्टी टाइकून को फंसा हुआ लेटर सुपुर्द करने की यकीन दहानी कराई गई थी। खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी तम कल, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये वही लेटर था जिसके जरिए बरतानिया से आए अरबों रुपए प्रॉपर्टी टाइकून को वापस किए गए। उन्हीं इल्जामात की गूंज में NRO मांगने की सदा भी सुनाई दी थी। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर आने वाले इमरान खान के बारे में ये कहानियां सुनकर ख्वाजा आसिफ तो दावा कर चुके, ये दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। एक और अहम मामला, नेशनल बैंक के खिलाफ दहशतगर्दों की मुआवनत का मुकदमा पाकिस्तान ने जीत लिया। अमरीकी अदालत में मुकदमे की जीत से नेशनल बैंक भारी जुर्माने और दिवालिया होने से बच गया। नेशनल बैंक पर दहशतगर्दी के लिए माली मदद फराहम करने का इल्ज़ाम था। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट से मुकदमा जीत लिया है। नेशनल बैंक पर रकम अफगानिस्तान मुंतकिल करने का इल्ज़ाम था। मुकदमा हारने पर पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जुर्माना आयद हो सकता था। पाकिस्तान को FATF में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। मुकदमा जीतने से नेशनल बैंक भारी जुर्माना और दिवालिया होने से बच गया है। अब आपको बताएं कि हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात में हुकूमती मदाखलत पर असखुद नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुल्जिम के सरकारी काम से बाहर जाने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लाजिम करार दे दी है। FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की अदालत में पेश होकर जमानत हासिल करने की तारीफ की। साथ ही कहा अदालती हुक्म का जायजा लेंगे। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने के लिए रूल्स में फौरी तरमीम पर सख्त रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने करार दिया काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को ही खत्म कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले लगता है हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शेर पढ़ा कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा मुल्क के मौजूदा हालात मुख्तलिफ हैं। अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी, मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सिस्टम चलने देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। साथ ही वाजे कर दिया कि यकतरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाजों के मुताबिक होनी चाहिए। नजर रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज न करे। किसी वजीर को लगता है इसके केस में जान नहीं तो मुतलका अदालत से रुजू करे। वज़ीर आज़म का अदालत से जमानत लेना अच्छी बात है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने पूछा क्या किसी और केस में भी इस तरह जमानत कबल गिरफ्तारी मिली है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई ECL रूल्स के हवाले से बाज़ाब्ता तरीकाकार चंद दिन में वज़ा हो जाएगा। तरमीम तक कोई मुल्जिम बगैर इजाजत बैरून मुल्क नहीं जा सकेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अबूरी इंतजाम में भी करप्शन मुल्जिमान नैब की इजाजत से ही बैरून मुल्क जाएंगे। नैब ने हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड पेश करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी तो अदालत ने समाअत 27 जून तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और साथ ही वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का 1713 अरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है। बजट में सबसे ज्यादा रकम तालीमी शोबे के लिए मुख्तस की गई है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2022 और 23 का 1713 अरब 58 करोड़ रुपए का सूबाई बजट असेंबली में पेश किया। वज़ीर आला ने अंग्रेजी ज़बान में बजट तकरीर करते हुए तालीम के शोबे को अपनी अवलीन तरजीह करार दिया, जिसके लिए बजट में 326 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई है। बजट में सेहत के शोबे के लिए 206 अरब रुपए से ज़ायद और अमनो अमान के लिए 132 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% जबकि पेंशन में 5% तक इजाफे का ऐलान किया। एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। टोटल एलोकेशन फॉर कराची बेस स्कीम फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज 118 बिलियन रुपीस। सिंध के बजट में फूड आइटम सप्लायर्स के कमीशन चार्जेस पर सेल्स टैक्स 13 से कम करके 8% करने की तजवीज़ दी गई है। सिंध में सनतकारों पर आयद इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी खत्म कर दिया गया है। सिंध के 33 अरब रुपए के खसारे के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से फाइनेंस बिल पेश नहीं किया जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। तो चलिए सिंध का जो नए माली साल का बजट है वो तो कर दिया
गया पेश। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स में नज़रअंदाज कर दिया गया और MQM ने बजट को रिवायती करार दे दिया। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट में देखिए। Now the budget speech by the Honorable Chief Minister साहब। सिंध का माली साल 2022-23 का बजट पेश। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची नजरअंदाज। शहर का सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी का है। हैरानकुन तौर पर विफाक और सिंध हुकूमत के मुश्तरका मंसूबे K4 और S3 के लिए बजट में कोई रकम ही नहीं रखी गई, जबकि कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स के लिए 10 अरब रुपए से जायद रखे गए हैं, जिनमें पुरानी स्कीमों के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए और नई स्कीमों के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ओपोजिशन बेंचेस पर बैठे MQM अरकान ने असेंबली में तो कुछ न कहा, लेकिन बाहर आकर कराची को नजरअंदाज करने पर सिंध सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। 13 अरब रुपए बजट ट्रांसपोर्ट के लिए, जो शहर ट्रांसपोर्ट के लिए सिसक रहा है, वो नाकाफी है। दूसरी अहम बात, शायद चीफ मिनिस्टर साहब K4 के बारे में बताना भूल गए। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने जाली सरकार को करप्शन रेट कम करने का भी मशवरा दिया। करप्शन का रेट कम करना होगा। सिंध में करप्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर तरक्याती स्कीमें 450 अरब रुपए की हैं और 30% अगर करप्शन ही है, जिसमें किकबैक या अंडर द टेबल या परसेंटेज माफिया है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 100-150 अरब रुपए, 120 अरब रुपए तो करप्शन में चले गए। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने बजट को रिवायती करार देते हुए ठेकों की बंदरबाट को बंद करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ और साथी रिपोर्टर संजय साधवानी के साथ मंसूर मुगैरी, समा कराची। और भारत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ अब तलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं। ऐसे में पुलिस ने लाठियां बरसा दी। स्टूडेंट लीडर आयशा रीना को सड़कों पर घसीटा गया। तो अभी एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बहुत सी दीगर स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। Stay with us. वेलकम बैक। हमें याद है वो सब ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इंटरनेट की पहचान बनने वाले दुनिया के पुराने और मकबूल तरीन ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 27 साल पहले 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को मुतारिफ कराया था, जो उस वक्त का अकेला ब्राउज़र था और कई सालों तक इंटरनेट की पहचान बना रहा। इसके बाद कई ब्राउज़र्स आते रहे और इस तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर दम तोड़ गया और आज अब हम भी नहीं रहे इंटरनेट एक्सप्लोरर। चलें जी, बहुत सारे ब्राउज़र्स आए और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ाहिर तरक्की होती रहती है, लेकिन कभी कभी वक्त गुजरने के साथ तरक्की नहीं होती। वक्त थम जाता है। वक्त थम जाता है। जो मसाइल होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं। कोई आए कोई जाए, कुर्सी खाली हो ना हो, किसी को फ़र्क पड़ता ही नहीं है। MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली होने वाली NA 240 की नशस्त पर ज़मीनी इंतखाब कल होगा। लांडी और कोरंगी पर मुश्तमिल इस हल्के के अवाम को कौन कौन से मसाइल का सामना, बल्कि अगर मैं ये कहूँगी ये तो मसाइलिस्तान का गढ़ है। ये कराची का वो इलाका है जो कराची को चलाता है। इंडस्ट्रियल एरिया है ये कराची का। यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं, क्या सूरत हाल है, फैसल कल यहाँ पर गए, दिखाते हैं आपको। कराची में होगा NA 240 में ज़िमनी मार्का। अब कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे कचरे का तो ये पहाड़ खड़ा हुआ है और न जाने कब से खड़ा हुआ है। तो आज NA 240 के हल्के का विजिट करेंगे, यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो बताएंगे और सबसे दरीना मुतालबा क्या है जानिए। एक बार इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, अगली बार कब आते हैं? नहीं आते ही नहीं, फिर कौन आता, धक्के खाओगे क्या? अगली बार जब इलेक्शन आता है तो आते होंगे, फिर आते होंगे। प्राण भाई, आपको हार्ट का? जी सर, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और काम पे से आता हूँ, फिर पानी के चक्कर में लग जाता हूँ, भर भर के ला रहा हूँ पानी। शहर में रहते हैं या किसी घर के गांव में रहते हैं जहाँ पे मर्द भी पानी खींच के ला रहे हैं, औरतें भी पानी ला रही हैं? कराची शहर का ये हाल कर दिया इन लोगों ने। पुरफिजा माहौल, ताज़ा हवा और खुशबू ऐसी कि आपका दिल भर आए इतना भर आए कि आपको कै हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये लांडी वालों की किस्मत है। ये कचरा कुंडी है, लेकिन ये कचरा कुंडी नहीं भी है, क्योंकि असल में ये नाला है। यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ पे कोई चल क्या, यहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। बच्चे यहाँ पे डूब के जाबाक हुए हैं।
अच्छा, बिल्कुल पीछे यहाँ पे क्लिनिक भी है और उसके बराबर में मस्जिद भी है। मस्जिद जो अल्लाह का घर है, क्लिनिक जहाँ पे शफा मिलती है, और उसके बिल्कुल सामने ये वबा मिलती है। ये सूरत हाल लांडी वालों की, ये किस्मत इनकी, ये इस इलाके की किस्मत है। और ये इलाका कोई दूर दराज का नहीं है, इसी शहर का, इसी शहर कराची का है, जिसकी आबादी कागज़ पे 2-2.5 करोड़ है और वैसे 3 करोड़ से भी तजावुज़ कर गई है। इस इलाके की खातीन अम्मा हमारे साथ मौजूद है। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, ये पीछे जो बोरिंग हो रही है, पाइप में पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं ना, पानी नहीं, इस वजह से कराए। गरीब आदमी कैसे वो करेंगे? कम से कम 2-3 लाख रुपए तो पानी के लिए हम लगाए, फिर सब वो पानी की इतनी टेंशन, फिर बत्ती की। यहाँ पाइप में बिल्कुल भी पानी नहीं है और सबको बोरिंग करानी। सालों से तरस चुके हैं पानी के लिए। बोरिंग का कितना खर्चा आ रहा है आंटी? बोरिंग से पानी गुजारते हो 2 लाख का, 2-1.5 लाख का खर्चा। 1.5-2 लाख की बोरिंग कराएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक सवाल किया है और सब बिलबिला उठे हैं। आप यकीन माने यहाँ पे सूरत हाल, आप गर्मी देख रहे हैं, तपिश देख रहे हैं। अम्मा, वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, हमारी पूरी गली नहीं देगी वोट। ये आप मेरे पीछे देखेंगे 2-2.5 लाख का तकरीबन ये बोरिंग होती है। अच्छा, इसमें फिर पानी, ये आप देख सकते हैं कि रेत भी जो है वो काली निकल रही है, रेत भी काली निकल रही है और क्या ही पानी निकलेगा इसमें से, वो भी आप देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन है इस वक्त, रेत भी काली निकल रही है और जहाँ पे 120 फीट में दीगर जगहों पे पानी निकल आता है, यहाँ पे भाई ने बताया कि हम 300-350 पे जा चुके हैं। कुछ मर्द हज़रात भी इलाके के, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या नाम है आपका? शाहिद खान नाम है मेरा। शाहिद भाई, क्या मसले मसाइल? बिजली यहाँ पे बहुत जा रही है, बिजली के बिल दबा के आ रहे हैं और पानी हमें छोड़ नहीं रहा है। हमें लॉलीपॉप दे देते हैं कि आज और कल परसों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कितने अरसे से रह रहे हो? कितने अरसे से पानी नहीं यहाँ पे? भाई 50 साल से मैं रह रहा हूँ और हम पैदा इसी इलाके में हूँ। और जब से पैदा हुए तब से पानी पाइप में देखा है? पाइप में नहीं देखा, मतलब ये कहने का कि आता था पहले, अब तो बिल्कुल नापैद हो गया। बिल्कुल ही नापैद हो गया। 40 साल पहले कहीं पानी आता था, 40 साल पहले पानी आता था, अब नहीं, 40 साल पानी नहीं आया। दुनिया आगे बढ़ती है, अगर कहीं 40 साल पहले पानी नहीं आता तो फिर आता है, लेकिन यहाँ पे 40 साल पहले आता था, अब नहीं आता है। अच्छा, पानी कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, मैं आपको इसी 36B के जो मोहल्ला है, ये एक घर में लेके जाऊंगा। एक बुजुर्ग वहाँ रहते हैं, वो सख्त बीमार हैं और उनके लिए पानी कितनी बड़ी नेमत है ये मैं आपको बताता हूँ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या अम्मा? मेरा नाम नजमा बेगम है। आपके शौहर का? फिरासतुल्लाह। अम्मा, क्या हुआ है इनको? इनको पता नहीं क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बस जो है सर्वाइकल का मसला है इनका, तो ये पैरालाइज होते चले गए। अम्मा, फिर तो मरीजों के लिए यहाँ पे पानी की बड़ी आपको ज़रूरत पड़ती है। परेशानी है, हम तो पानी इनको छिड़कते हैं तो खारा ही पानी ला के छिड़क देते हैं, इनको गर्मी लगती है, नहलाते भी नहीं इनको जल्दी। और यहाँ पानी कब से नहीं है? पानी 14-15 साल हो गई। और इसी में आप इस सारे अरसे में कितने इलेक्शन हो गए होंगे, कितने लोग आए होंगे, कितने वादे हुए होंगे? कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई कुछ करते ही नहीं है। ये सूरत हाल है। अच्छा, हम जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, मेरी गुजारिश है कमज़ोर दिल के अफराद जो है वो मंज़र मत देखें, क्योंकि हाँ, लेकिन वो लोग ज़रूर ये मंज़र देखें जो वोट मांगने आए या जो यहाँ से जीतना चाहते हैं, वो लोग ये मंज़र ज़रूर देखें और देख के थोड़ी सी खुद एहतसाबी भी करें। और अगर इस बार वादा करें तो ज़रूर जो है वो इस वादे पे कम से कम आपको वोट मिल रहा है कि आप पानी ज़रूर दें। वोट मांगने वाले जब आते हैं यहाँ पे तो वो जाते हैं, लेकिन पानी का कोई पता आता नहीं है। 7 साल हो जाएंगे, 7-8 साल हो गए, लेन में पानी नहीं है, इस इलाके में पानी नहीं है। साल 2022 है ये, और साल 2022 में दुनिया के चंद एक बड़े शहरों में आबादी के लिहाज से भी, रकबे के लिहाज से भी, उस शहर में ये हालत है। ये NA 240 का इलाका 36B कहलाता है और इस वक्त आप देख सकते होंगे कि ये सड़क इतनी नाहमवार है कि आराम से सुकून से गाड़ी यहाँ पे तो चल नहीं सकती है। ये 10 साल से कचरा पड़ा हुआ, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है, और ये कचरा ऐसे पड़े रहते हैं, ना आज तक नाले साफ नहीं हुए बिल्कुल भी। भाई बारिश होती है ना, तो बारिश से यहाँ पानी, एक नाला खुला हुआ, तो इसकी वजह से जो है ना, बच्चा भी एक मर गया था।
ये लांडी 36C का इलाका है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ बमुश्किल खड़ा हूँ। मैं इस तकलीफ़ का अंदाज़ा आपको कैसे बताऊँ कि यहाँ पे इस कदर नागवार बदबू है और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है। और अगर मेरे सीधे हाथ पे देखें तो ये रिहायशी इलाका भी है और यहाँ पे स्कूल भी है। तो सोचे कि जहाँ पे अस्पताल है, रिहायशी इलाका है, स्कूल है, वहाँ के बीचों बीच एक जजीरा है और वो जजीरा कचरे का है। NA 240 के लोगों का है वादा, ना कम ना ज़्यादा। भाईजान, ये जितने पीछे झंडे लगे हुए हैं, इन सबसे NA 240 के लोगों ने वादा किया है कि पानी दे दें, वोट आपका। वैसे वादा करना तो इनका काम है, लेकिन अब लोग इनसे वादे कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ हमें पानी दे दें, इस हैंडपम्प में ही दे दें, तो वोट हम आपको दे देंगे। ये मैं देख के हैरान हूँ कि ये कराची का वो इलाका है जहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और आप ये देखें कि ये कितनी शर्म की बात है कि कराची जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, ये इलाका उन इलाकों में से एक इलाका है जो कराची को चलाता है और यहाँ के लोग आज भी बुनियादी ज़रूरियात लाइक पानी, सफाई, बिजली तरसते हैं। पानी आता ही नहीं है। हम ये कैसे कहते हैं कि साफ पानी दे दें जब पानी ही नहीं आता। लाइन में पानी नहीं आता, गटर का पानी आता है। 30 से 40 साल से पानी नहीं है। और देखिए जो बीमार दुनिया कहाँ जा चुकी है कि वो हवा को कैप्चर करके और उससे बुखारात से पानी बना रही है और हमारे यहाँ लाइन में पानी नहीं है। यहाँ के लोग बोरिंग कराने पे मजबूर है। महक बोरिंग करा करा के वाटर टैबलेट सूख गया है। 150 पे पहले पानी आता था, अब 300 पे जाके पानी आ रहा और वो पानी ऐसा है कि वो इंसान क्या जानवर क्या वो उससे कोई आप कपड़ा नहीं धो सकते और ये मामला है। और जो बीमार लोग हैं या जो घर हैं वहाँ पर वो लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। मेरा सिर्फ सवाल एक ये है कि जब आप वोट लेने जाते हैं तो वो उस वक्त जो दर्दमंदाना आपकी शक्ल होती है या दिल में एक दर्द होता है वो वक्ती तौर पे होता है। तो प्लीज़ खुदारा मुझे ये कहना पड़ेगा एग्जैक्टली अगर वक्ती होता है तो ये बड़े उससे कहना पड़ा कि शायद खुदा खौफी अब दिल में नहीं रही, इसलिए लोगों का एहसास नहीं है क्योंकि आप जिम्मेदार हैं उनकी ऐसी हालत के और उनके घरों में अगर कुछ हो जाता है तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी है और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना। 30-40 साल में कितने इलेक्शन हुए होंगे, कितने ही वादे वईद हुए होंगे और कितने ही वफा हो गए होंगे। कुछ तो ऐसी स्टोरीज थी महक जो हम चला नहीं सके थे लोगों के अपने कहने पे, मैं वो बता नहीं सकता, मैं आपको और फिर बताऊंगा कि कितनी तकलीफ में। अल्लाह अकबर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों को छतों से क्रेन्स के जरिए क्यों उतारा जाता है? क्या वाकई ये जानवर कई साल तक छतों पर ही पलते हैं? जानवरों को अजियत से गुजारने वाले इस अमल से क्या हासिल होता है? इन्हीं सवालात का जायजा लिया है शयान सलीम ने अपनी स्पेशल रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। भारी भरकम क्रेन लग चुकी है, तमाशबीनों का शोर है। लोग मोबाइल थामे मुंतजिर हैं एक बेजुबान को कब उनके तमाशे के लिए फिजा में लटकाया जाता है। काश ये बैल बता सकता वो इस तमाशे के दौरान कितनी खौफ और दहशत से गुजरता है। नमूदो नुमाइश के लिए इस बेरहम तमाशे के खौफ से बैल में खड़े होने की सकत भी खत्म हो रही है। मगर फिर भी लरसती टांगों से उठकर अपने मालिक की लाज रखता है। आंखों पर पट्टी बांधे बगैर जब इसे क्रेन से लटकाया जाता है तो हुजूम का शोर इसके खौफ में मजीद इजाफा कर देता है। और सितम बालाए सितम ये कि जमीन देखकर लरसते बैल पर क्रेन का हेल्पर भी सवार हो जाता है। हुजूम है, शोर है और बुलंदी से गिरने का खौफ है,
मगर अपनी कुर्बानी को नमूदो नुमाइश की नजर करने वाला मालिक बैल के खौफ का कोई और जवाब पेश करता है। ये थोड़ा सा असल में गिर गया था स्लिप होने की वजह से, तो इसलिए इसके दिल में जो है डर खौफ बैठ गया था, वरना तो जो है जानवर आराम से उतर जाता है। मालिक जो भी कहे, इस अमल को अंजाम देने वाले भी ये समझते हैं कि खौफ की वजह से जानवर के साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी एक सांस वाली चीज़ है, अल्लाह ना करे ऊपर जाके ये बितक गया तो ये जानवर पट्टे में से बेल्ट में से निकल सकता है। कुर्बानी की नमूदो नुमाइश के इस बेरहम मुजाहरे के दौरान ही एक बैल क्रेन से गिरकर हलाक हो गया था और इस मंजर ने देखने वालों को दहशत ज़दा कर दिया था। बहुत बड़ा हादसा हो गया जानवर के साथ कि क्रेन वाले की गलती की वजह से ये जानवर 50 फीट हाइट के ऊपर से ये जानवर को फेंका है और उसकी वजह से बहुत क्रेनों वाले बदनाम हो चुके हैं। बहुत से लोग जानवरों की तौहीन बहुत की है। कल भी जो परसों वाले दिन भी जानवर उतरे उसका भी सुनने में आ रहा है कि उस जानवर को बिजली की तारों के ऊपर उतार दिया है। ये नाज़माबाद, यहाँ भी कुर्बानी के जानवर नमूदो नुमाइश के बेरहम तमाशे के खौफ से बिदक रहे हैं। छत से नीचे यहाँ भी हुजूम जमा है, शोर है और जानवर कर्ब से गुजर रहे हैं। जानवर क्रेन से बुलंदी पर उठते हैं। बेल्ट के पट्टे जानवर के पूरे वजन के साथ पेट में गड़ रहे हैं। रही सही कसर क्रेन हेल्पर अपने वजन के इजाफे से पूरी कर देता है। रियाकारी का ये तमाशा बेजुबान जानवर का क्या हाल करता है, इसका अंदाजा उनके नीचे उतरने के बाद भी लगाया जा सकता है। उतारते वक्त ये जानवर तार में फंसते फंसते रह गया। हद तो ये है कि क्रेनों का तमाशा लगाने वाले अक्सर लोग चंद हफ्ते पहले रात की तारीकी में खामोशी से जानवरों को चढ़ाते हैं और उतारते हुए हुजूम जमा करके ये तशहीर करते हैं कि 1 साल तक छत पर पाला है। 1 साल पहले जानवर ख़रीद लेता हूँ 2 दांत का और साल पूरा पालता हूँ उसको और तकरीबन 18-19 साल हो गए मुझे इसी तरह पालते हुए। झूठ कहते हैं रमज़ानों के 22वें रोज़े पे चढ़वाया था इन्होंने और अभी उतार दिया। 1 महीना ही पालते हैं। अगर एक साल पालते तो पता नहीं जानवर कहाँ पहुँचा हुआ होता, मोटा होता बिल्कुल। ये झूठ बोल रहे हैं, ये 21वें 22वें रोज़े को ऊपर चढ़ा देते हैं और ये कहते हैं हमने पूरा साल पाला है और ये पालते नहीं है। ये जब क्रेन से जानवर आते हैं तो ये क्रेन भी उसी वक्त मंगवा लेते हैं और लाइटें बंद करवा के ऊपर चढ़वा देते हैं। अच्छा, तो रात में चढ़ाते हैं? जी 10-11 बजे का टाइम होता है ये। कब देखा था? ये मैं यहाँ से जा रहा था साइकिल पे, तो उस वक्त मैंने देखा था कि उस वक्त चढ़ा रहे थे और मना कर रहे थे यहाँ से आगे आने से। लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ये रमजान में ये जानवर चढ़े और आप नहीं चढ़ाए। हाँ, मैं नहीं चढ़ाया था रमजान में। जब समा ने सवाल किया कि अगर जानवर को छत पर पाला जा सकता है तो कुर्बान करने में क्या मुज़ायका था, तो मालिक से कोई जवाब ना बन पाया। जब आप छत पे पूरा साल पालते तो छत पे ही कुर्बानी क्यों नहीं करते, नीचे? नहीं, वो नीचे उतारना पड़ता है ना, ऊपर नहीं कर सकते, नीचे उतारना पड़ता है। नहीं, मसला कुछ भी नहीं है, मगर एक वो है शौक है कुर्बानी नीचे करने का। सिर्फ यही नहीं बल्कि नुमाइश के लिए जानवरों को तेज रोशनियां जलाकर रात देर गए बेआराम करना भी इस शहर की सकाफत का हिस्सा बनता जा रहा है। अल्लाह पाक ने सूरह हज में फरमाया, अल्लाह को कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना खून बल्कि सिर्फ तकवा पहुंचता है। इस नियत और जज्बे को कायम रखेंगे तो बारगाह इलाही में कबूलियत की सनत पाएंगे। इस अमल को नमूदो नुमाइश की भेंट चढ़ाएंगे तो रोज़े महशर कुर्बानी के सवाब से महरूम रह जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और आतिफ कुरैशी के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो इस सब पे हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली अयाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक बड़ा अहम मामला है ये। देखिए, रियाकारी और ये जो शोबाजी है ये तो अपनी जगह, लेकिन अब जानवरों से लेकर इस हद तक हम आ गए हैं कि वो मर रहे हैं, उनको क्रेन नीचे फेंक देती है। क्या कहेंगे इस सब पे आप? थैंक यू फॉर इन्विटेशन। अच्छा, देखिए होता ये है, ये लाइफ स्टॉक एनिमल से बहुत सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। सेम एज जिस तरह हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए, इनके भी एक स्पेसिफिक स्पेस है।
अगर आप इनके बॉडी वेट देखें तो नॉर्मल जो कैटल्स होते हैं जो नॉर्मली मार्केट्स में आजकल आ रहे हैं, तो मोर देन 400 केजी या 450 एवरेजली इनका जो वेट है। अब जब आप इनको हार्ड सरफेस पे रखेंगे तो इनमें जो लैमनेस क्रिएट होता है इनमें, ठीक है, पेन होता है ज़ाहिर बात है, और फिर जो इंटर डिजिटल जो स्पेस है उसमें इंजरी हो जाती है, एब्सेस होता है, जिसकी वजह से फिर इनकी ज़ाहिर बात है फूड इनटेक भी इनकी कम हो जाती है और ऑब्वियसली स्ट्रेस में होंगे एनिमल्स, और जब एनिमल स्ट्रेस में हो तो ऑलरेडी ऑब्वियसली इसके जो है प्रोडक्शन भी इसकी कम होगी, और सेकेंडली जो है ऑब्वियसली स्ट्रेस पे होगा, ठीक है। सो काफ़ी इसके लिए पेनफुल होता है, और सेकेंडली जिस तरह ये लोग ओवरलोड करके एनिमल्स को ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी होता है, और ऊपर से फिर एक कंजेस्टेड स्पेस पे रखते हैं, तो जिस तरह फिर इनकी ओवरऑल जो बॉडी वेट और जो है प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है इससे। तो काफ़ी ये पेनफुल प्रोसेस है इनके लिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे हर साल ही हम देखते हैं कि हर साल ऐसा होता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये यहाँ पर बात रुकती नहीं है, इसके अलावा जानवरों को हमने देखा है कि उनके साथ डिफरेंट तरीके से जो हमने देखा है काम होते हैं, लाइक उनके सर में सुराख कर दिए जाते हैं सींग के लिए, उनको नकली दांत लगा दिए जाते हैं। या इसके अलावा भी अगर हम देखें जानवरों के साथ उनको रखने के मुख्तलिफ तरीके जो गलत है, इस सूरत हाल में जो जानवरों की हेल्थ पे एक इफ़ेक्ट होता है और फिर उसके बाद आप उसका जो गोश्त खाते हैं वो यकीनन आपको इंटरनली डैमेज करता है। मैं चाहूँगी आप इस पे भी बात करें। जैसे आपने खुद कहा कि अगर जानवर स्ट्रेस में होगा तो ये ना जानवर के लिए अच्छा है ना ही उसका गोश्त खाने वाले के लिए अच्छा है। एक्चुअली देखें होता ये है, वैसे तो इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ठीक है, जैसे एक इस्लाम में भी एक रूल है कि 1 ईयर हो, ठीक है, और इसी तरह जैसे अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिफोर स्लॉटरिंग या जब आप परचेज़ करें उससे पहले बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मली जूनोटिक डिजीज़, ठीक है, और जो नॉर्मली एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। आप जब ज़्यादा मीट आप यूज़ करेंगे उसमें रेजिड्यूज़ होते हैं क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट्स उनके हो रहे होते हैं। जब आप यूज़ करें तो ज़्यादा ह्यूमन की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, जो रेजिड्यूज़ होते हैं, ड्रग्स रेजिड्यूज़ जो आपके मीट के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है, और एनिमल की हेल्थ पे भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। जो सेकेंडली आप यही करते हैं जब ओवर एज हो तो ऑब्वियसली उनको सेल तो करना है, तो इस तरह के जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल ट्रीट्स और ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाह रहा था, हम इंसान इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ये इसके पास, क्योंकि जानवर के पास ज़बान नहीं इसलिए अपनी दुख बता नहीं सकता। मुझे बताइएगा, एक क्रेन पे इसको लोड करने से लेकर नीचे लाने तक इस बेचारे मासूम को क्या क्या तकलीफ़ होती है, कितना फियर इसमें आ जाता है, और जैसे ही नीचे उतरता है वहाँ भी एक जमघट्टा होता है, ये उस जमघट्टे पे भी ना चढ़ दौड़े, ये भी एक फियर होता है। ज़रा ये पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बट देखें ना अभी मैंने आपको बता दिया इनका जो नॉर्मल जो बॉडी वेट है जो खाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं आपका, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 400 या नॉर्मली 450 kg तक। जब आप इसको क्रेन से उठाएंगे आप देखें कि मसल्स पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ता है, ठीक है, समटाइम्स इंटरनल इंजरी होती है, ब्लीडिंग होती है, और समटाइम्स इसी पेन के साथ जो है ना ये फिर रहते हैं। फिर जब सब उतारते हैं तो एंजाइटी होती है, और इसके बाद खाना पीना ये कम कर देते हैं। ऑब्वियसली इंटरनल इंजरी होगी, क्रेन जो है रस्सी ये लोग यूज़ करते हैं फिर, और इनकी जो है समटाइम्स आप देखेंगे कि इसकी जो लिम्स हैं, लिम्स जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट एंगल में मूव हो रहे होते हैं, जिसके वजह से जो है फ्रैक्चर्स आ रहे होते हैं इनमें, जो है जॉइंट इसके डिसलोकेट हो रहे होते हैं, और इसी कंडीशन में ऑब्वियसली पेन होगा, इसको सिवियर इंजरी होती है। तो बॉडी वेट, इतना हैवी बॉडी वेट की से जो है फिर इंटरनल सिवियर इंजरी होती है और ब्लीडिंग, एक पेनफुल प्रोसीजर है ये। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि ईद कुर्बा भी करीब है, मैं ये चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जी डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ईद कुर्बा भी करीब है। मैं चाह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी आसानी के लिए बताएगा कि जब जानवर घर में कुर्बानी का आता है और खुदा न खासा उसके साथ कोई मसला हो जाता है, लाइक उसके पाँव में कोई मसला हो गया, कोई कट लग गया उसको, या वो खाना नहीं खा रहा है या कुछ भी, तो हम खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं ये तो जानवर है, कुछ भी अप्लाई कर दो इसके ऊपर चल जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं आप उन्हें बताएं कि इनकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है और उतनी ही इनकी हेल्थ सेंसिटिव होती है जितनी एक आम इंसान की होती है। तो बजाय इसके कि आप घर में डॉक्टर बने इनके लिए, आप इनको खुद डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी देखें, ज़ाहिर बात है आप एक एनिमल को बार बार आप कैरी तो नहीं कर सकते। इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जब आप परचेज़ करने तो प्रॉपर इसके फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएं, या कोई आप एक्सपर्ट से मशवरा लें, आप खुद अगर
ओवरऑल देखना है इसकी जो बॉडी कंडीशन है, प्रॉपर उसकी स्कोरिंग होती है, ठीक है। इसके बाद जब आप घर पे लेकर देखें, मेन मसला होता है ट्रैवलिंग स्ट्रेस जो है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एनिमल के हेल्थ के ऊपर भी, और फूड इनटेक, वाटर इनटेक जो है ना, टोटली ये डिपेंड करता है इसकी जो है ट्रैवलिंग स्ट्रेस के ऊपर। जब आप एक न्यू स्पेस पर ले आते हैं तो सराउंडिंग से यूज होने में उसको टाइम लगता है, तो लोग क्या करते हैं, फोर्सली फीड करते हैं या फिर फ़ौरन से जैसे पेन किलर्स दे देते हैं। तो जब आप लेके ये सारी चीज़ें रेशो में लेनी चाहिए। सबसे ज़रूरी ये है कि आप कुर्बानी का जानवर लाएं, उसके साथ ये ज़्यादती बिल्कुल भी ना करें। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत के बारे में बात करेंगे। मिलावट शुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोलने लगा है। सनती शहर फैसलाबाद के बच्चों में मैदे और आंतों का इन्फेक्शन का जो केसेस है ये खतरनाक हद तक बढ़ने लगा है। वालिदैन की परेशानी भी ऐसे में बढ़ने लगी है। रिदा सिंधु रिपोर्ट कर रही हैं। किलकारियां मारने और चहकने की बजाय फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल के बेड पर दम साधे पड़े ये मासूम फूल जहरीले केमिकल्स मिले दूध पीने के बाइस जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। किसी को मैदे और जिगर का मसला है तो किसी को आंत का अल्सर। 15 से 20% तक पेट के अमराज में इजाफे ने डॉक्टर्स को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बीमारियों की जो शरह 15 से 20% बढ़ गई है, बच्चे अस्पतालों में ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा मिलावट का नतीजा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में खतरनाक फार्मूलिन के साथ साथ यूरिया और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लैक्टोस्कैन हमारे पास मशीन होती है, हमारे पास रैपिड टेस्टिंग किट्स होती हैं जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट हम लगा देते हैं। यूरिया होता है, फार्मूलिन होता है, स्टार्च होता है, डिटर्जेंट होता है, जो हमें ऑन द स्पॉट बता देता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मिलावट शुदा दूध पीने से बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त में भी 40% तक कमी हो रही है। मिलावट शुदा दूध बच्चों की जिंदगियों में जहर घोल रहा है। नन्हे फूलों को मुरझाने से बचाने के लिए इदारों को माफिया के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। इस सब पे हम बात करेंगे। पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नगीना शहजादी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा गंभीर मसला है ये, और अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, बच्चे ये जहर पी के ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहबा, आप हमें सुन पा रही हैं? जी जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, मेरे को होस्ट ने सवाल ही किया था कि जो बच्चे, अगर हम ये कहें कि जहर मिला दूध पी रहे हैं तो गलत नहीं होगा, और उससे उनकी जिंदगियों को खतरात लाहक होना शुरू हो गए, क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज़ किया है, और बीइंग इन द डेवलप्ड कंट्री, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो अडल्ट्रेशन जो है, मिल्क की अडल्ट्रेशन, यानी वो चीज़ें जो दूध में ऐड नहीं होनी चाहिए लेकिन वो ऐड की जाती हैं, और वो बच्चों की, छोटे बच्चों की सेहत पे बहुत मुज़र असरात उसके मुरतब हो रहे हैं। अगर हम एक न्यू नेट को लेते हैं, जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो उसके लिए हम जो है वो दूध जो है माँ का, वो सबसे बेहतरीन अव्वल ग़िज़ा है। लेकिन अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है तो हमें उसको फार्मूला मिल्क की तरफ या दूसरे काउज़ मिल्क या बफलोज़ मिल्क उसकी तरफ बच्चे को शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर वही दूध खालिस नहीं है, उसमें ऐसे अडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं जिसमें यूरिया बहुत कॉमन है, स्टार्च है, पेरोक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, मेलामीन है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों की सेहत पे जिनके बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में जिगर के मसाइल, अंतड़ियों के मसाइल, मैदे के मसाइल, और इसके अलावा किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। इसकी वजह से जब बच्चे को बार बार मोशन लगते हैं या अंतड़ियों का प्रॉब्लम होता है या मैदे में अल्सर बन जाते हैं, उसकी वजह से बच्चे की सेहत मुतासिर होती है। सेकेंडली, जब बच्चा बार बार बीमार होगा तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी इतनी अच्छी नहीं होगी जैसे कि आम बच्चे हैं जो कि माँ के दूध पे पल रहे हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कंपैरेटिवली उन बच्चों से कम होती है, और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो है वो कम होती है। वो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, इनमें इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है, उनमें डेथ का रिस्क अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा होता है।
इसी तरह अगर हम बात करें मेलामीन की, जो कि मिल्क में ऐड किया जाता है, जो कि प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है और ये फॉल्सली प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाता है। अगर इसका ओवरबर्डन होता है तो ये अल्टीमेटली बच्चे की किडनीज़ को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से गुर्दे फेल होने के चांसेस होते हैं। और गुर्दे जब फेल होते हैं तो अल्टीमेटली आपको यू हैव टू गो टू फॉर डायलिसिस, या उसका डायलिसिस कराना पड़ता है या बच्चे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इसी तरह स्टार्च का कंटेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है दूध में, जो फार्मूला मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं या जो भी दूसरे दूध यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें अडल्ट्रेशन की गई है तो स्टार्च बच्चे में डायरिया कॉज करेगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड होता है तो बच्चे की अंतड़ियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, वो ओवरबर्डन हो जाती हैं और बच्चे में मोशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोशन जब लगते हैं तो उसकी वजह से बच्चे में जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत जल्दी उनका वॉल्यूम रिज़र्व जो है वो ख़त्म हो जाता है और बच्चों में पानी की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी की कमी होने की वजह से बच्चों के गुर्दों पे इफ़ेक्ट आता है, रिनल शटडाउन होता है, डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से भी अल्टीमेटली बच्चा सेप्सिस में, रिनल फेलियर में चला जाता है, वो भी बच्चे की मोर्टेलिटी में इजाफा हो रहा है। और अगर यही इसी तरह का दूध वो बच्चे या बड़े जिनको डायबिटीज़ है या जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो ये उनमें इसके बहुत ख़तरनाक नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में तो स्टार्च रिकमेंडेड नहीं है, तो उनमें भी शुगर का जो है वो ओवरलोड होता है और वो उन मरीज़ों में भी रिनल शटडाउन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो कुछ पेरोक्साइड कंटेंट्स हैं जो अल्टीमेटली स्टमक की एक लाइनिंग होती है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो है, वो अल्लाह की तरफ से उस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्टमक के अंदर बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि नेचुरल है, वो आपकी ग़िज़ा में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसको बिल्कुल। डाइजेस्ट डॉक्टर करने साहब में ये हेल्प करता है। आपने ये तमाम तर चीज़ें जो बताई हैं, जाहिर सी बात है, और सबसे ज़्यादा जो रीनल इन्फेक्शन होता है छोटे बच्चों में, इट्स वेरी कैटास्ट्रॉफिक। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं अपनी पूरी टीम के हमरा, और शुएब साहब के पास टीम भी और ऐसी मशीनरी है कि जो दूध में जो छिपा जहर है इसको आइडेंटिफाई करता है। तो शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से बात करने के लिए। द स्टेज इज़ ऑल योर्स। हमें बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंस क्या आता है कि ये ठीक दूध है या ठीक नहीं है, प्लीज़ गो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया गया दूध की अफादियत और बाकी चीज़ें, साथ साथ मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा था कि ये आपका कैमरा भी दिखा सकता है, आप हम इसको थ्रू सोशल भी बता रहे हैं लोगों को कि फूड अथॉरिटी जो है वो लाहौर के एंट्रेंस पॉइंट पे कॉन्स्टेंटली चेकिंग कर रही है, और हमारी जो 6 टीमें हैं वो सुबह के टाइम से दोपहर तक, और फिर उसके बाद जो शाम की टीमें हैं वो दोपहर से लेकर रात ये तक एंट्री पॉइंट्स को केटर फॉर करती हैं दूध की चेकिंग के लिए। जो दूध की चेकिंग है उसके बाद जब वो दूध शहर में एंटर हो जाता है तो हमने एक रेंडम एक एक्टिविटी स्टार्ट की कि हम मुख्तलिफ घरों में जाके डोर टू डोर बेल दे के दूध चेक किया, तो पता चला जी कि दूध में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अडल्ट्रेशन है। उस अडल्ट्रेशन की वजह से अभी हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, और वो है कि वो हम मुख्तलिफ जगहों पे कैंपिंग स्टार्ट हमने की है। जिस तरह अभी हम लिबर्टी राउंड अबाउट पे बैठे हैं, इसमें हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कहा है कि जी जब आप अपने गवाले से दूध ले लें या जिस शॉप से भी आप दूध लेते हैं आप ले लें, उसका सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी 200 ml जो है वो बॉयल मत करें, वो बॉयल किए बगैर अपने पास रख लें, और किसी वक्त भी आके आप हमारी इस जो सैम्पलिंग कैंपेन है इससे आके आप फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करा सकते हैं, और लोगों ने भी आना भी शुरू कर दिया है, जिससे अब अल्टीमेटली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कंज्यूमर खुद उसको पता चल जाएगा कि जी मुझे ठीक दूध नहीं दिया जा रहा, तो वो दूध लेना उस हवाले से बंद कर देगा, एंड दैट इज़ दी मोटिव एंड एम कि वो ठीक हो जाए दूध। ठीक है शेख साहब, अगर जो आप आपने सवाल पूछा, ये हमारे सामने एक इलेक्ट्रोस्कैन मशीन आप हमें करके दिखा दें जी प्लीज़। फूड टेक्नोलॉजी, ये इसको कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली इसको चेक करते हैं। ये ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाईली क्वालिफाइड हमारी टीम है। ये जब हमें दूध का सैंपल आ जाता है, इसमें ज़रूरी ये है कि ये जो दूध है ये बॉयल ना हो, क्योंकि बॉयल होने से उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जो
अनबॉइल्ड मिल्क है उसको हम सिर्फ 200 ml का एक सैंपल लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। जी आप ज़रा इस दूध का चेक करके बताइएगा, एक टेस्ट परफॉर्म करें। ये अगर मशीन आप कैमरे की तरफ कर सकें ताकि ये लेक्टोस्कैन एक मशीन है जिसमें आप एक सैंपल जो है वो 200 ml का डालते हैं और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है जो इसके पैरामीटर्स हैं हमारे उसके अकॉर्डिंगली इसको टेस्ट करके बताती है। ठीक है, ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें जो रिजल्ट है उसमें आपको ये पता चलता है कि दूध में जो फैट्स हैं वो कितने हैं, SNF जो हैं वो कितने हैं, उसकी डेंसिटी क्या है, लेक्टोज की क्या है, बिकॉज आप जिस तरह जानते हैं बहुत से लोग लेक्टो इंटॉलरेंस होते हैं, उसमें सॉल्ट, प्रोटीन, एडेड वाटर कितना है। और अगर ये आप एक रिज़ल्ट दिखा सकें तो जिस तरह इसका जो रिज़ल्ट है उसमें एडेड वाटर 0 है और इसकी जो बाकी कंपोजिशन है वो ठीक है। अगर ये आप इसको फोकस कर सकें या दिखा सकें, इसको अगर मैं रीड आउट करूँ तो जो इसके फैट्स हैं वो 4.53 हैं, अबव 4 इज़ गुड, और जो SNF हैं वो भी इसके ठीक हैं, 8.92 हैं। इस तरह आप ये देखेंगे इसमें एडेड वाटर जो है वो 0 है। बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि दूध की जो कंपोजिशन है वो ठीक है कि नहीं है, बिकॉज ये नेचुरल दूध की कंपोजिशन कितना टाइम लगता है ये टेस्ट होने में और कितनी देर में, जैसे आपने तो हमारे सामने किया, मैं चाहती हूँ जो लोग हमें देख रहे हैं उनके आसानी के लिए भी आप बताएगा कि कितने टाइम में ये टेस्ट हो जाता है। इस टेस्ट को अच्छा, ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि जी किसी का टाइम ज़ाया नहीं होगा। ये हार्डली टेक्स 2 मिनट्स, मशीन 2 मिनट के अंदर ही जो है वो इसका रिज़ल्ट दे देती है और आप 2 मिनट के बाद ये घर इत्मीनान से जा सकते हैं ये चेक करके कि जी आपका दूध ठीक है कि नहीं ठीक। सही। तो शुएब साहब, अब क्या सूरत हाल है दूध की क्वालिटी की, स्पेशली अगर पंजाब, लाहौर या मैं फैसलाबाद की बात करूं, जो आपने देखे हैं केसेस, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? अच्छा, उसमें आपको मैं आपके चैनल से सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, कंपोजिशन तो नहीं, लेकिन क्योंकि दूध की जो अडल्ट्रेशन है उसमें आपने सुना होगा यूरिया डाला जाता है, उसमें जो फैट्स हैं, एक एनिमल फैट्स होते हैं, एक आपके वेजिटेबल फैट्स हैं। वेजिटेबल फैट्स की तादाद, तो वेजिटेबल फैट्स डाला जाता है फैट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसका रंग दूध जैसा नहीं रहता तो ज़ाहिर है फिर लोग उसको प्रेफर नहीं करते, तो उसमें फिर सर्फ और यूरिया जैसी चीज़ें डाली जाती हैं। इस तरह मुख्तलिफ अडल्ट्रेंट्स हैं जो डाले जाते हैं। ये बेसिकली हमारी जो मशीन है, जो लेक्टोस्कैन है, वो आपको दूध की कंपोजिशन में वेरिएशन बता देती है। अब उस वेरिएशन के बाद हमारी एक और टेस्टिंग किट है जिसमें हम ये परफॉर्म करते हैं टेस्ट, जिसमें बताया जाता है कि जी इसमें अब किस चीज़ को डाला गया है। तो ये हमारा पहला टेस्ट मीटर है जिस पे अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो फिर हम सेकंड पे ये आपको बता सकते हैं कि इसमें यूरिया डाला गया है, इसमें क्या चीज़ डाली गई है। दैट इज़ ऑल्सो अ सेपरेट किट विच वी परफॉर्म्ड ऑन मिल्क। ठीक है, ठीक है। अच्छा शुएब साहब, आपसे तो हम बात करेंगे, मैं चारों के डॉक्टर साहब से भी मैं बात करूं। डॉक्टर साहब देखिए, अब तो हुकूमत भी ये तमाम तर इनिशिएटिव ले रही है कि किसी तरीके से अगर ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं इस पर टेस्टिंग की जाए और ये सारी चीज़ें की जाएँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। तो क्या किया जाए? आप ज़रा जो माएँ हैं ख़ास तौर पे जिनके न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर जो थोड़े बड़े हो गए हैं, उनको ज़रा बताएं वो क्या तरीक़े हैं कि आप इस हैज़र्ड से बच सकें। जी थैंक यू। ये बिल्कुल बहुत अच्छा कंसर्न है आपका, और इसमें देखिए पेरेंट्स को मैं इसी तवज्जो से ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि मदर्स को शुरू से ही यही कहा जाता है कि व्हेन द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी कि वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे लाएँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है और उसमें जितने अम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं उसमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, बच्चे को बार बार बीमार होने से बचाते हैं। उसमें कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं। तो माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है। तो शुरू के जो 6 महीने हैं तो उसमें तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क जो है वो रिकमेंडेड है, और उसके बाद आप उसको नॉर्मल डाइट पे लाएं। और इन चीज़ों के हैज़र्ड से आप तभी बच सकते हैं अगर बच्चे की आप डाइट में इस जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करें। इसके अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं
कैल्शियम कंटेनिंग डाइट्स हैं जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप कुछ प्रोटीन्स हैं जो दूसरी चिकन है, एग है। लेकिन डॉक्टर साहब ये प्लीज़ एक ज़रा लास्ट सवाल का जवाब दे। ये तो चीज़ें वो है जो कि आप बच्चे को मैक्सिमम 5 महीने के बाद अगर शुरू कराए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बेहतर है, लेकिन मेन जो ग़ज़ा वो तो उसकी दूध है ना, ग़ज़ा जो है वो जो बच्चे ने लेना वो दूध है। फिर अगर हम ये कहें कि किसी भी सूरत में मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो जो लोग ये खुला दूध लेते हैं, ये फ्रेश मिल्क जो लोग लेते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगी कि फिर इसका मुतबादिल क्या है? जब ये खुला दूध इतना ख़तरनाक होगा तो माएँ फिर अपने बच्चों को क्या दें? ज़ाहिर है अल्टीमेटली मिल्क ही बच्चे की फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में जो है वो फूड है, तो उसमें अगर मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है फिर हमें या तो फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस स्टांस पे जो है वो एक्शन ले। जो फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखे कि जो मिल्क हैं उसमें कितनी अडल्ट्रेशन हो रही है, उस चीज़ को कम किया जाए ताकि पेरेंट्स और उनके बच्चे ये जो आपने मिल्क अडल्ट्रेशन की बात की है, यही मैं शुएब साहब से बात कर रहा था। शुएब साहब मुझे बताइए, ये जो निज़ाम आप लोग लेकर आए हैं, क्या डेटा इकट्ठा किया है आप लोगों ने? कितने केसेस मिल्क अडल्ट्रेशन के आए हैं? कार्रवाई क्या हुई अब तक? अच्छा, ये अभी तो हमारा एक नया इनिशिएटिव है जिसको हमने 2 दिन पहले स्टार्ट किया है। तो आपको पता है अवाम की एक्सेप्टेबिलिटी, उसका टर्नओवर जो है वो हम एक टाइम गुजरने के बाद उसका एनालिसिस कर सकेंगे। लेकिन ये बेसिकली अब हम तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और ऐसी जगह हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उस तक हम जाना चाह रहे हैं। और जिस तरह सवाल ये किया गया था कि जी अगर छोटे बच्चे हैं वो जो माँ के दूध का, वैसे हमारा जो पंजाब फूड अथॉरिटी का स्लोगन है कि माँ के दूध का कोई नेमल बदल नहीं है। हम इस पे अभी भी हैं कि जी ये इनकरेज किया जाए कि ब्रेस्ट बच्चों को दूध पिलाए। लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो फिर हम दूसरी ऑप्शंस पे जाते हैं जो पास्चराइजेशन है। उसमें अब कुछ जो एक तो आप देखते हैं जो ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, उनके अलावा बाकी कुछ लोगों ने अभी पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर भी काम करी है, उसको पास्चराइजेशन की तरफ लेके जा रही है, जिसकी एक मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी 3 डेज़ से 7 डेज़ तक की जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है उसको एजुकेट करने की ज़रूरत है। उसकी जो इक्विपमेंट है उसको कैसे दूध को प्रिजर्व रखा जा सकता है, कैसे उसके अंदर जो उसको जरासीम से पाक रखा जा सकता है, उनके पास वो इक्विपमेंट हो, उनकी जो स्टोरेज है वो इतनी बेहतर हो। ये जो रवायती तरीक़ाकार का स्टोरेज था इसको चेंज किया जाए। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया है। वी वांट कि जी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अपनी R&D करें, बिकॉज हम जब तक इस चीज़ को इजीली अवेलेबल नहीं करेंगे हम लोकल बिल्कुल उस वक्त तक ये मामला जो है वो काफ़ी स्कैटर्ड रहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शुएब साहब डॉक्टर साहब मौजूद थी। एक बड़ा अहम मुद्दा है जिस पर हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामला, अमरीकी डॉलर की कदर में आज हुआ है फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा हुआ है और अब तो ये कहना भी जो है वो एक रिडंडेंट सी चीज़ हो गई है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह 206 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका है। जी हाँ, तो यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट दे रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान काबू में नहीं आ रहा, 206 रुपये की रिकॉर्ड सतह को छू गया है और जनाब इंटरबैंक में डॉलर हो गए 84 पैसे महंगा। रुपए की जो कदर है उसमें भी देख रहे हैं कि वो गिर रही है और ओपन मार्केट में डॉलर की 207 रुपये इसको रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया। रिजवान, क्या डिटेल्स है? जी देखें, वही सूरत हाल है जो रोज हो रही है। रुपए की जो है दबान जो है वो जारी है, डॉलर की कदर मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर जो है 84 पैसे फिर महंगा हो गया है और 206 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में 207 रुपए का फरोख्त हो रहा है। IMF की डील तक जो है कहा जा रहा है कि रुपए जो है वो 200 रुपए का दबाव बरकरार रहेगा और डॉलर इसी तरह बढ़ता रहेगा, जिससे पाकिस्तान के पास जो है डॉलर ज़खायर 10 अरब डॉलर से भी कम रह गए। ये हमारी 40 दिन की दरामदाद के बराबर भी नहीं है। जी ठीक है रिजवान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और स्टोरी आपके साथ आज शेयर करते हैं। इमरान अली पहाड़ से गिरकर जाबाक हो गए थे। ये कौन थे इमरान अली और ये क्या करने गए थे पहाड़ पे? इनसे मुतालिक हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुजीब उल्लाह से। मुजीब, ज़रा बताएं इस लोकल हीरो के बारे में।
ये वो पहाड़ियां हैं जो इमरान अली का मस्कन हुआ करती थी। यहाँ पर इमरान अपने शौक़ पूरा करने के साथ साथ क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग भी दिया करता था। वो लोग जो क्लाइंबिंग का शौक़ रखते थे, इमरान ना सिर्फ अपना टैलेंट निखारता था बल्कि उन्होंने 100 के करीब जो है वो क्लाइंबर्स भी जो है वो यहाँ पर ट्रेंड किए। ना सिर्फ क्लाइंबर्स ट्रेंड किए बल्कि इन बुलंदोबाला पहाड़ियों पर वो यूँ चढ़ता था कि देखने वाली आंख जो है वो हैरान रह जाती थी। मैं उस चीज़ का आई विटनेस हूँ, समा उस चीज़ का गवाह है, क्योंकि समा की टीम ने जो है वो इमरान अली के टैलेंट को जो है वो ना सिर्फ परखा बल्कि उसे हाईलाइट किया, दुनिया के सामने दिखाया। ये वो पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ पर इमरान अली हमारे साथ आया, यहाँ पर क्लाइंबिंग की, और इन्हीं पहाड़ियों ने आज इमरान अली को अपनी आगोश में ले लिया। ये जो पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे वो 4 शाख का पहाड़ है जहाँ पर इमरान अली ने अपनी जान गंवाई। और ये वो पहाड़ जो इमरान अली का मस्कन हुआ करती थी, इमरान अली का घर हुआ करता था, आज वो उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इमरान अली ना सिर्फ क्लाइंबिंग का शौक़ रखते थे बल्कि इसके अलावा मार्शल आर्ट्स के भी अच्छे ट्रेनर, माहिर उस्ताद थे। और इन्हीं पहाड़ियों में पलने और बढ़ने वाला इमरान आज इन्हीं पहाड़ियों में अपनी जान गंवा बैठा। जी तो बलूचिस्तान का वाहिद फ्री सोलो क्लाइंबर पहाड़ से गिरकर जाम बहक हो गया। वो आखिरी लम्हे तक अपने हुनर के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश करता रहा। ये रिपोर्ट देखते हैं। मेहरदार का बादशाह पहाड़ों के दामन में सो गया। इमरान अली दुनिया को अपना हुनर समझाने की आखिरी हद तक कोशिश करता रहा, लेकिन इसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। बचपन से ऐसे वर्टिकल और 90 डिग्री जैसे वॉल्स को मैं क्लाइंब करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। इमरान अली का कमाल ये था कि वो बगैर सहारे बुलंद पहाड़ियों पर अकेला चढ़ जाता। इसने कई रिकॉर्ड्स बनाए। ये वीडियो भी इमरान ने मौत से चंद मिनट पहले ही खुद बनवाई। वो अपने रिकॉर्ड के बारे में दुनिया को बताना चाहता था। वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे थे, एक पोर्टफोलियो साथ में बनाना चाह रहे थे, ताकि आप, क्योंकि जब प्रपोजल बनाते हैं तो अगला बंदा आपके पोर्टफोलियो को ज़रूर चेक करता है। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो बिल्डिंग, पोर्टफोलियो मेकिंग के मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इमरान अली आधी पहाड़ी तक पहुंचा तो इसके मजबूत हाथों ने साथ छोड़ दिया और 300 फीट की बुलंदी से नीचे गिरने पर इसकी सांसों की डोर ही कट गई। इसी पहाड़ों में फला बड़ा था, ये हादसा किस तरह उसके साथ पेश आ सकता है मालूम नहीं, बस जो अल्लाह को मंजूर। इमरान के लिए ये पहाड़ियां नई नहीं थी, वो कई बार इसे पहले भी सर कर चुका था। जब भी पहाड़ियों पर कोई हादसा होता तो ये लोगों की मदद करने पहुंच जाता। ये लॉस यकीनी तौर पर ये बलूचिस्तान का नाम एक दिन जो है पूरी दुनिया में जो है बलूचिस्तान का नाम रोशन कर सकता था। इसकी मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा के करीब 4 शाख पहाड़ी से CMH मुंतकिल किया गया। पहाड़ों का ये बादशाह अपना हुनर दर्जन भर लोगों को सिखाकर चला गया। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हम इमरान के जो भाई हैं उनसे भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक पर जाने से पहले उस शख्सियत की हम बात कर रहे थे जिसने अपनी ज़िंदगी, अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ों के लिए वक्फ की, और फिर वहाँ पर ही उसका घर था, इस पहाड़ों को ही इसके सपोर्ट उसने अपने आप को कर दिया तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस शख्सियत अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी में तो ना दिखा सका। और वो तल्ख हकीकत है ना कि मर के शायद हम साबित कर देते कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है। तो यहाँ पर वो केस हुआ इमरान अली के साथ। उनके भाई सादत अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सादत, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन आप लोगों की ज़िंदगी, आप लोगों की फैमिली के लिए ये एक ऐसा स्पेस है, ऐसा खला है जिसको कभी भी पुर नहीं किया जा सकता। मैं चाहूँगी अपने भाई के बारे में अगर आप थोड़ा समय बताएं कि उनकी नेचर कैसी थी, उनका ये शौक था, कितनी एज से वो इस चीज़ से जुड़े हुए थे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादत अली और मैं इमरान अली का छोटा भाई बात कर रहा हूँ। तो इमरान का जो तबीयत, उनका मिजाज था, उनका अखलाक, बेसिकली घर में तो वो बहुत ही हर दिल अजीज़ थे हर किसी के साथ। और उनका अखलाक, उनका रवैया
उनका नेचर हर किसी के साथ बहुत ही मतलब दोस्ताना माहौल रखते थे घर पे, यानी बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो अच्छा सादत, मुझे ये बताएं, ये रॉक क्लाइंबिंग जो है ये बताते होते बड़ा मुश्किल काम होता है, कितने अरसे से जो है वो ये कर रहे थे और अपने साथ उन्होंने कितने लोगों को ट्रेन भी किया? जी सर, इनके पहले तो पूरे इनके एक टीम थे बलूचिस्तान हाइकिंग एसोसिएशन के नाम से, तकरीबन उसमें 14 के 15 लड़के उसमें थे। तो जो कैंपिंग मैनेजर था ये ख़ुद इमरान ही था पहले उन्हीं लोगों के साथ। तो तकरीबन बहुत से लड़कों को उन्होंने ट्रेन किया, इसमें जो रिपेलिंग हो गए, इसमें जो रॉक क्लाइंबिंग हो गए। रॉक क्लाइंबिंग तो ये खुद ही करते थे क्योंकि इसमें तकरीबन फुल ऑफ एडवेंचर था जी, इसमें बहुत ही डेथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपनी इंटरव्यू में बताया था कि इसमें 99% चांसेस है मरने के। अच्छा तो अच्छा जी सादत, एक तो आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मैं एक सवाल भी आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके भाई का ये टैलेंट, मतलब जितनी हम तारीफ़ करें उतनी कम, और फिर दूसरा ये कि ये जितना मुश्किल काम है ये तो किसी से ढका छुपा ही नहीं हो सकता, तो उनकी क्या कोशिश रहती थी, कोई ख्वाहिश ऐसी जो कि आपके भाई की हो अपने काम के हवाले से, अपने टैलेंट के हवाले से? जी मैम, ये इसको मैं ज़रूर मेंशन करूँगा इस पर। मैम दरअसल में बेसिकली बात ये थी कि घर में हमेशा मेरे बड़े भाई इमरान हमेशा मेरे साथ यही बात करते थे कि उनका एक ही ख्वाहिश था, बस एक ही ख्वाहिश था, उनकी एक ही चाहत थी कि मैं K2 या माउंट एवरेस्ट, उन्होंने अप्रेज़ल दिया हुआ था, एवरेस्ट के लिए अप्रेज़ल दिया हुआ था, उन्होंने बारहा उन्होंने मतलब ये उनका एक दर्द थी, उनकी दिल में ये दर्द थी कि मतलब मैं हमेशा उनकी एफर्ट, उनकी कोशिश हमेशा ये जारी थी उनकी। तो उन्होंने आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक उन्होंने ये कोशिशें जारी की कि उनका ये चाहत है, इनकी ख्वाहिश थी कि माउंट एवरेस्ट वो सर कर ले, वो कर सकते थे, वाकई कर सकते थे। तो उन्होंने तकरीबन सिविल गवर्नमेंट हो गए, तब वहाँ पे उन्होंने अप्रोच की, तो गवर्नमेंट के पास उनकी अप्रोच थी, हाँ उन्होंने अप्रोच की, फिर प्राइवेट कंपनियाँ थी वहाँ पे उन्होंने अप्रोच की, किसी ने भी इनको सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी मतलब किसी भी तरफ से इनके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आए। तो आखिर में इमरान ने यही स्टैंड लिया कि अपनी मदद आपके तहत, जिस तरह के ये रिसेंटली जो वाक़या इनके साथ पेश आया था, डॉक्यूमेंट्री टीम थे इनके साथ, ये आर्मी वालों की तरफ से थे जी सर, आर्मी वालों की तरफ से थे। बकौले जो एक हज़ारा लड़का इमरान का दोस्त था, इनके साथ गए हुए थे पहाड़ पे, उनका नाम अली था। तो अली की बकौल उन्होंने खुद कहा था कि इनके साथ जो डॉक्यूमेंट्री थी दरअसल में वो ISPR आर्मी मीडिया विंग की तरफ से जो DGISPR होते उनकी तरफ से मतलब कोई लिंक था, उन्होंने भेजा था कि आप इनके जाए वहाँ पे पहाड़ पे, जिस लोकेशन पे ये पहले गए हुए थे उसी लोकेशन पे आपने बिल्कुल जो आप स्टोरी बता रहे हैं, ये इतनी मेहनत के बाद उनको फल खाने का वक्त आ रहा था, लेकिन खुदा ताला के जो प्लान्स होते हैं वो यकसर मुख्तलिफ होते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, हमारा पुरसा भी कबूल कीजिएगा, और यकीनन अब होना ये चाहिए, ग्रुप है उसको अपना काम नहीं रोकना चाहिए, इसी तरीके से दुनिया को दिखाना जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, एक अहम खबर आ रही कि चौधरी मोहम्मद सलाही पर FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ताज़ा तरीन और अहम खबर, इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आसिम, क्या डिटेल्स हैं, बताइएगा। आज ये बहुत बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, FIA की तरफ से बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है चौधरी मोहम्मद सलाही के ऊपर, और मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के उनके ऊपर इल्जाम हैं। इसके साथ साथ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, उनके 2 करीबी अजीज जिनमें नवाज भट्टी और मजहर अब्बास बताया जा रहा है, जबकि एक और उनके अजीज है अली खान भट्टी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। FIA ने अब से कुछ देर कबल 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जिनमें नवाज भट्टी और मजहर अब्बास शामिल है। नवाज भट्टी के हवाले से मैं बताऊं कि ये नायब कासद थे, और जो शुगर मिल के ऊपर जो कमीशन बना था उसके बाद इंक्वायरी चल रही थी, उनके अंदर जब इस तमाम चीज़ों को लेके जाया जाता रहा तो उसकी तफ्तीश के अंदर ये चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बाद रहीमिया खान जो अलायंस शुगर मिल ग्रुप है उनमें 31% के शेयर होल्डर थे नवाज भट्टी, जो कि सिर्फ ग्रेड 2 के नायब कासद थे।
जबकि एक मजहर अब्बास वो स्टूडेंट है और वो भी 35% के शेयर होल्डर थे। तो इस तरह अभी जो इत्तलात आ रही है FIA की तरफ से बाकायदा तौर पर मुनस लाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस तमाम चीज़ों में जो इत्तलात हमारे पास आ रही है और FIR की कॉपी भी समा ने खुसूसी तौर पर हासिल की है, उसके मुताबिक भी जो रिकॉर्ड है उसमें कहा गया कि इंक्वायरी के अंदर खातिर ख्वाह शवाहिद मिले थे मुनस लाई के खिलाफ और उसके अलावा मखदूम उमर है उनके खिलाफ, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ, मोहम्मद नवाज भट्टी के खिलाफ, और इसके अलावा इनमें एक और भी है जिनका नाम लिया जा रहा है मोहम्मद अली खान भट्टी, उनके खिलाफ सबूत सामने आए और उसके बाद फिर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि 2 अफराद की आपका बेहद शुक्रिया, डिटेल्स आप हमें दे रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में। ऐसा ही एक टैलेंट है पाकिस्तान के बॉक्सर उस्मान वज़ीर। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। उस्मान ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल फाइट में थाई हरीफ को दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया था। गिलगित का स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर पहली बार गिलगित में एक्शन में दिखाई दिए और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल के लिए फाइट लड़ी। उस्मान वज़ीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी कामयाबी पर बात करेंगे। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत मुबारक हो भैया आपको, माशाल्लाह आप हमारा फ़ख्र हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। मैंने ये तीसरी दफ़ा टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि मेरा ताल्लुक गिलगित से है और आपको पता है यहाँ पे बॉक्सिंग भी नहीं है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट है बॉक्सिंग में। अच्छा उस्मान, गिलगित जैसे एरिया में बॉक्सिंग MMA फ़ाइट हमने देखा कि हुंजा की अनीता ने भी बड़ा ज़बरदस्त MMA में अपना नाम रोशन किया है, तो ये शौक़ इस खित्ते में कैसे पैदा हुआ है? देखें, शुरू से मुझे लाइक बाइक्स रेसिंग का और जैसे फार्मूला है उसका शौक़ था। अच्छा, उसके बाद जो पोलो का शौक़ था। बॉक्सिंग का मेरा लाइक बचपन से क्रेज़ नहीं था, तो ये एक्सीडेंटली मैंने स्टार्ट किया बॉक्सिंग और फिर उसके बाद मैंने मैच्योर बॉक्सिंग के लिए लाइक पंजाब चैम्पियनशिप, उसके बाद फिर मेरे टूर्स थे, तो उसके बाद फिर 2018 में मैं आमिर खान से मिला, फिर 2019 में मैंने उसके साथ बॉक्सिंग स्टार्ट की, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, और अब 2022 में मैंने WBC मिडल ईस्ट टाइटल भी जीता पाकिस्तान के लिए, फिर ABF एशियन टाइटल जीता, अब मैंने WBA टाइटल जीता एशिया। सही, तो उस्मान नेक्स्ट प्लान क्या है, मजीद फ्यूचर में क्या करना है, नेक्स्ट फाइट कौन सी आ रही है? बिल्कुल, नेक्स्ट फाइट मेरी यूथ वर्ल्ड टाइटल है। मैं पाकिस्तान के मतलब हिस्ट्री का पहला फाइटर होऊंगा जो वर्ल्ड टाइटल लड़ूंगा यूथ का, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। जैसे एक जहांगीर खान, जानशेर खान, इमरान खान, इन सब ने एक हिस्ट्री बनाई है अपनी स्पोर्ट्स में, मेरे पास भी चांस है कि इंशाल्लाह मैं भी ये यूथ वर्ल्ड टाइटल जीतूँ। एक बॉक्सिंग के अंदर एक ऐसा क्रेज़ हो कि लाइक जैसे हमारे इधर बहुत सारा टैलेंट है, मुझसे अच्छे फाइटर्स पाकिस्तान में मौजूद है, सबको चांस मिलेगा और इंशाल्लाह हम भी पाकिस्तान के नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। उस्मान, ये सस्ता नहीं है स्पोर्ट, महंगा स्पोर्ट है। ट्रेनिंग से लेके स्पॉन्सर तक बड़े पैसे दरकार होते हैं। आपको शुरू में ये चीज़ें आई भी थी, परेशानी आई भी थी, अब कुछ मसला हल हुआ है स्पॉन्सरशिप्स का? बिल्कुल, स्पॉन्सरशिप अब हैं काफ़ी, और इवन जो ये इवेंट हुआ था इसमें मैंने ज़्यादातर अपने स्पॉन्सरशिप लाइक जितनी मेरी स्पॉन्सरशिप थी मैंने वो इन्वेस्ट किया, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ FCNA कमांडर के जो जवाद साहब है, गिलगित की जो आर्मी है, उसके बाद यहाँ की जो SCO है, GB स्कॉट्स है, इनने काफ़ी हमें हेल्प किया, पुलिस ने काफ़ी हमें सिक्योरिटी दी, तो इन डिपार्टमेंट्स में हेल्प की। जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी यहाँ पे लाइक लेजी थी, उनने काफ़ी हमारी सपोर्ट नहीं की, तो मैं तमाम जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स को भी आप सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ठीक है उस्मान, बेहद शुक्रिया आपका, आप मौजूद थे हमारे साथ और आपका आगे का सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। चले जी, हमारे पास आगे एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो सब लोगों को मसाइल होते हैं स्किन के हवाले से, तो वो क्या मसले हैं और उनका हल क्या है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अब हर एक का मसला ये होता है कि जी स्किन हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, स्किन से मुराद सिर्फ ये नहीं, आपके चेहरे की स्किन, आपके हाथ की स्किन, आपके नेल्स, आपके बाल हों, आपके सर की जेल जो होना है, ये भी आपकी स्किन में शामिल होती है। लेकिन मसला ये होता है कि हम तवज्जो नहीं देते हैं, और अगर दे भी देते हैं तो एक आध दफ़ा देते हैं और उसके बाद होता ही है कि हम भूल जाते हैं कि शायद हमने अपना ख्याल रखना। आपकी कोहनी हो गई, घुटने हो गए, आपके पाँव हो गए, सिर्फ चेहरे को ही अपनी स्किन मत समझा करें, पूरी बॉडी आपकी स्किन में आती है। आपका नेक का एरिया हो गया, आपकी थाइज हो गए, तो ये इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। और खुदा न खास्ता अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने टोटकों से इसको सही करने की कोशिश ना करें, डॉक्टर से रुजू कर लें। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ मलिक ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है स्पेशली कि जी आप अपने चेहरे पे बड़ी तवज्जो देते हैं, जो भी क्रीम है, जो भी ट्रीटमेंट है आपने चेहरे का करवाना है। लेकिन मैं चाहूँगी कि आज जब हम स्किन की बात करें ना, हम नेल्स शुरू करें कि जी नेल्स आपकी बॉडी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम भूल जाते हैं ना। देखिए, नेल्स तो आपकी बॉडी का पूरा इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी, वो बताता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। देखिए, नेल्स ग्रो नहीं हो रहे होते हैं, कम ग्रो हो रहे होते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फंगस मेरे पास बहुत आता है, और मैं ऑन एयर ये कहना चाहूँगा कि नेल निकलवाने का कोई फ़ायदा सच नहीं होता। अच्छा। फिर से वैसा निकालते हैं, एक इन ग्रोइंग टो नेल आता है या फिंगर नेल आता है, उसके अंदर मैं बताता हूँ एक ख़ास लिग्नोकेन वाली क्रीम होती है, मैं कहता हूँ उससे स्ट्रेट काटें आप। तो इन सब चीज़ों का बड़ा फ़ायदा है कि आपको आसानी हो जाती है आगे के लिए। फंगल के लिए बहुत अच्छी एंटी फंगल टैबलेट्स आई हुई हैं, आइट्रोविन के नाम से आइट्रोकोनाजोल है, वो मैं रोज़ यूज़ कराता हूँ। लेकिन आई एम अ वेरी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर, मैं पहले LFT ज़रूर करवाता हूँ। मैं कहता हूँ LFT कराएं ताकि कोई लिवर फंक्शन का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट नहीं करते। हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मदर्स को हम सिर्फ लोकल पे रखते हैं। ये भी मैं बता देता हूँ कि आप लोग भी माशाल्लाह इंटेलिजेंट है कि हम पहले काउंसिल करते हैं। नेल के रिजल्ट्स आते आते 3 से 6 महीने लगते हैं। वी डोंट हैव अ मैजिक वैंड जो एक दिन में ठीक हो जाए। तो इसके जैसे गर्मियों में आजकल बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि गर्मी की जल्दी बीमारियां कौन सी हैं। यूजुअली गर्मी, ठीक है जी, गर्मी के दाने हैं जो कि मिलिया रूब्रा कहलाते हैं, उसके लिए कूल पिक्स लोशन आ रहा है, स्कैबिन सोप है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दाद को मैं स्पेशल हाईलाइट करूँगा, दाद इज़ फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, ये अलग चीज़ है, और चंबल जो है वो है एक्जिमा, ये अलग चीज़ है। अच्छा, दोनों का लोगों ने एक ही ट्रीटमेंट यूज़ किया हुआ है और दोनों के अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है, दाद में आपको बाकायदा रिंग दिखेंगी और आपको जो चंबल है उसमें बाकायदा उभरा हुआ दिखेगा। रीजंस अलग हैं, इसकी पिक्चर्स अलग हैं। फिर आपको पसीने के मसाइल होते हैं, खारिश बहुत कॉमन है आजकल जो स्केबीज़ के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और साथ साथ सर में दाने जो होते हैं, फॉलिकुलाइटिस हो जाते हैं। लोग अक्सर बेचारे परेशान होते हैं कि बालों की जड़ों पर दाने निकल आएँ उसकी वजह से। तो देखिए, इन सब चीज़ों का मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशंस में ये होता है कि आपको हेल्प आउट करता है कि आप बेसिकली चाहते हैं, जैसे हम फेस की बात करें तो उसके अंदर IgE बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सेंसिटिविटी का बताता है। CPSR जो डार्क सर्कल्स बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, डल कॉम्प्लेक्शन, मेलेस्मा, ये है। हार्मोन्स हम अक्सर भूल जाते हैं, T3, T4, TSH, ये हार्मोन का प्रॉब्लम मेल्स में भी होता है। ठीक है, RBS जो कि रैंडम ब्लड शुगर है, ये भी डलनेस का, और लिवर फंक्शन टेस्ट जो कि आपके पैचेस बताता है आपकी बॉडी पे हों। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन देखिए मैं कहता हूँ कि हमें जड़ से उसको ठीक करना है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं, नीज पर हो जाते हैं, हाथों पे आते हैं। एक बहुत कॉमन आ रहा है, यंग लड़कियाँ आ रही हैं, गर्दन बिल्कुल डार्क हुई हुई है। एक मेन रीज़न है उसका एक्थेंथोसिस नाइग्रिकन्स हम कहते हैं, उसमें हम शुगर लेवल्स चेक कराते हैं। आजकल बच्चों का प्रॉब्लम ये कि रात को दिन को रात बनाया हुआ है, एक सिकैड्रियन रिदम होता है। मैं पेरेंट्स को हमेशा हर शो पे कहता हूँ, दोबारा बोलूँगा, रात को 9 बजे मोबाइल फ़ोन्स ले लिया करें ताकि बच्चे जल्दी सोएं, जल्दी उठें। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी हैं ये। चिकन की जगह अगर देसी अंडा, देसी चिकन खाएं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस ख़राब नहीं होता। दूसरा ये कि आजकल लोगों को बहुत अजीब सी स्ट्रेसेस हैं, हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है उसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप अभी भी देखें, जो हमारा तरीका है सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, दैट इज़ अप्रोप्रिएट। फंगल इन्फेक्शंस के लिए मैं हमेशा कहूँगा उसमें आप देखिएगा रिंग्स बने हुए होंगे, ठीक है ना, और बीच में से कोई नॉर्मल होगी स्किन और बेइंतहा खारिश होती है। अच्छा, प्लीज़ ये बता दूँ कि फंगल इन्फेक्शन से दूसरे को लग सकता है, तो प्लीज़ आप लोग तौलियाएँ अपनी अलग अलग रखें। आपको इस्तेमाल वो वाली तौलिया करनी जो आपकी अलग हो। ट्रीटमेंट्स आते हैं, अगर ज़्यादा है तो एंटी फंगल हम दे देते हैं। अच्छा, एक्जिमा जो है वो लगने वाला नहीं होता। एक्जिमा जैसे यूजुअली कुछ लोग घड़ी पहनने से हो जाता है, कुछ लोगों को किसी एलर्जी की वजह से हो जाता है, वो लगने वाला नहीं होता, लेकिन उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर आप सही जगह पे सही उसको ट्रीट करें। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एंटी एलर्जिक देना ज़रूरी होता है, जिसमें जेमस्टाइन टैबलेट होती है वो बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब,
आपने बहुत ही इसको कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच एंड वुड लाइक टू इनवाइट यू वंस अगेन। आज वक्त की कमी की वजह से, लेकिन ये बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम मुद्दा है। अपने स्किन, जैसा महक ने कहा कि सिर्फ चेहरे की नहीं, बाकी जो पूरा जिस्म है वो भी उतना ही ज़रूरी है आपके स्किन के हवाले से। आज के लिए इतने, दीजिए कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।